नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। शब्द बोलना आज ठीक नहीं लग रहा है। वजह उसकी कुछ खास है। पहले दो तस्वीर, एक दिल्ली की, एक मुंबई की। 48 बरस, दूसरा 60 बरस। दोनों कतार में लगे थे नोट पाने के लिए। अपनी ही कमाई थी, लेकिन दोनों को मिली मौत। दिल्ली में भी और मुंबई के भयंदर के इलाके में भी। दोनों की स्थिति यह थी, बीते 3 दिनों से दोनों आते थे, खाली हाथ लौट जाते थे। आज भी आए, लेकिन आज लौटे नहीं। मौत पहले आ गई और फिर हालात जिस स्थिति में है, तो आज स्वागत आपका नहीं किया जाएगा। आज जिक्र दरअसल इस मौत की कतार का ही होगा, जिस कतार को देखकर देश के भीतर शायद कोई संवेदना बच नहीं रही। संसद के भीतर हंगामा जरूर होता है, आरोप प्रत्यारोप जरूर होते हैं, संवेदनाओं को उभारा जरूर जाता है, भावनाओं में बहा जरूर जाता है, लेकिन लगता नहीं है कि वाकई कोई सरकार जनता से किसी के बच पा रहे हैं। किसी के मसला सांसद भर का नहीं है, मसला सरकार का नहीं है, मसला इस देश के भीतर हर कोई अकेला होते चला जा रहा है। इसीलिए मौत जुड़ती चली जाए आंकड़ों में, लेकिन हर मौत अकेली होती है। शायद ये देश 125 करोड़ का है, लेकिन हर कोई अकेला है। कितना अकेला, देखिए मौत की कतार। सुरेंद्र शर्मा, सीमा देवी, किशन राम, लक्ष्मी नारायण, बरकत शेख, विश्वनाथ वार्तक, उन्नी कृष्ण, सीता कुमारी, कुश, कार्तिकेन, विनय कुमार पांडे, संजय, बबलू, अजीज अंसारी, कंदुकेरी विनोदा, दिगंबर मारिबा, मसुक दर्जी, रघुनाथ वर्मा जी, इन सभी की मौत हो चुकी है। ये ना तो शहीद है और ना ही देश इन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए 2 मिनट का मौन भी रखेगा, क्योंकि इनकी मौत का कोई जिम्मेदार भी इस देश में नहीं है। इस फहरिस्त में बुजुर्ग भी हैं और महिला भी। मैनपुरी का एक बच्चा कुश भी है और हालात से घबराकर खुदकुशी करने वाले तेलंगाना के कंदुकेरी विनोदा भी हैं और कैमूर का अशोक भी। किसी को लगा बरसों बरस की जमा पड़ी कमाई अगर कागज का टुकड़ा है तो वो कल जिएगा कैसे। किसी को लगा बेटी की शादी कैसे होगी तो खुदकुशी कर ली। किसी के बच्चे की मौत इलाज ना हो पाने की वजह से हो गई, क्योंकि अस्पताल ने 500 रुपए का नोट लेने से इनकार कर दिया। तो कोई कतार में खड़ा था और उसकी मौत उसके पीछे आकर खड़ी हो गई। वो इसलिए मर गया कि जब नोट बदलने का उसका नंबर आ गया तो पास में पहचान पत्र ही नहीं था। मरने वालों की इस फहरिस्त में कोई किसान है, कोई परचून की दुकान चलाने वाला, कोई मजदूर है, कोई दिहाड़ी मजदूर। कोई कतार में खड़े खड़े इसलिए मर गया क्योंकि उसका दिल कमजोर था, तो कोई इसलिए मर गया क्योंकि कतार में खड़े खड़े थक चुका था। मरने वालों की इस फहरिस्त में कोई हिमाचल का है, कोई यूपी का, कोई बिहार का है, कोई महाराष्ट्र का, कोई गुजरात का है तो कोई तेलंगाना का। मौत ने ना उम्र देखी ना जगह। किसी के सिर से बाप का साया उठा तो कोई विधवा हुआ, किसी ने भाई को खोया तो किसी ने बेटे को। गजब का दौर है। जो अपनी कमाई को हाथ में थामे हर कोई इसलिए मर गया क्योंकि कमाई काली नहीं, मेहनत की थी, पसीना बहाकर कमाई गई थी। लेकिन ऐलान दिल्ली से हुआ था, अब 500 और 1000 रुपए के नोट नहीं चलेंगे। तो हथेली में पड़ी कमाई कागज में बदल गई और जिंदगी मौत में। मौत की ये फहरिस्त थमेगी या बढ़ती चली जाएगी, कोई नहीं जानता, क्योंकि इन मौतों का कोई जिम्मेदार इस देश में है ही नहीं। आंसू ना बहाइए, सब कुछ इस देश के लिए हो रहा है, आने वाले वक्त के लिए। मौजूदा वक्त को सहना पड़ेगा। बहुत सारी चीजें इस तरीके से कही जा रही है, कानों में गूंज रही है, लेकिन हर कोई अकेला है। आइए इन घरों के भीतर झांक कर देखें, जहां मौत कतार में आई, वो सब कोई जिस तरीके से, जिस हालात में है, इनकी मौत का जिम्मेदार इस देश में कोई नहीं है। तो देख लीजिए, पुराने नोटों की बलि चढ़े लोगों की यह वह फहरिस्त है जो लंबी है और लगातार लंबी होती जा रही है। बहुत सारे नाम हमसे भी छूट गए, जानकारी मिली, नाम नहीं मिले। फिर भी इस बात का जिक्र करना जरूरी है कि यह फहरिस्त वाकई आधी भी नहीं है, क्योंकि आम आदमी को जीने के लिए 2 जून की रोटी चाहिए, बीमार है तो इलाज चाहिए,
बेटी की शादी है तो वक्त पर शादी की दरकार है, और इन सब कामों के लिए हथेली पर थोड़ा कैश तो चाहिए, जो मिल नहीं पा रहा, क्योंकि देश बाजार में बदल चुका है। हर चीज खरीदने पर ही मिलती है। अब वो दौर भी नहीं रहा जब सामान के बदले सामान मिल जाए। तो देश के अलग अलग हिस्सों से बैंकों की कतार में लगे लोगों को दिल का दौरा पड़ने की भी खबर आई। जैसे रतलाम में बाबूलाल प्रजापत अपने बेटे संजय के साथ 500 और 1000 रुपए के नोट बदलवाने के लिए बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच पर पहुंचे। उनका नंबर आ गया तो बैंक कर्मचारी ने आधार कार्ड मांगा। आधार कार्ड लेने संजय आनन फानन में घर पहुंच गया, लेकिन घर पहुंचने के दौरान ही दिल का दौरा पड़ गया और फिर मौत। मैं जाके वहाँ बैंक में खड़ा हो गया, मेरा चोरों का एंट्री कार्ड लाओ, तो इसका एंट्री कार्ड लाया, लेने के लिए घर भेजा। घर आते ही कांड ऐसा हुआ, क्या मालूम क्या हुआ, तो मेरे को फोन आ गया बैंक में कि तुम्हारे छोरे की तबीयत एकदम खराब हो गई। संजय बाबूलाल प्रजापत का इकलौता बेटा था, लेकिन नोटबंदी के ऐलान के बाद मची अव्यवस्था में संजय की जान चली गई। लेकिन संजय इकलौता नहीं, हमीरपुर में 35 बरस के मजदूर बबलू ने मेहनत मजदूरी करके 3500 रुपए जोड़े थे। वो जैसे तैसे नोट बदलवाना चाहता था और इसी चक्कर में सुबह 7 बजे बैंक पहुंच गया। खाली पेट था। जब तक बबलू का नंबर आता, बैंक में ही हार्ट अटैक हो गया और मौत आ गई। जमा करने के लिए गए थे, 3000 रुपये लगे, तो अचानक तबीयत खराब हुई गई, तो बस से डॉक्टर खिलाने पा गए, तो गोली वाली खांसी लगा हुआ। बबलू 4 साल के एक बच्चे का पिता भी है। पूरा परिवार अब सन्न है, कैसे जिएंगे? बेटा जानता नहीं पिता मर चुके हैं, माँ समझ रही है पति नहीं रहे। और मेरठ के गोलकुआं इलाके की इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ब्रांच पर 63 बरस के अजीज अंसारी लगातार 3 दिन तक नोट बदलवाने पहुंचते रहे, लेकिन हाथ में एक थैला भी नहीं मिल पाया, क्योंकि कतार वाकई लंबी थी। और 15 तारीख को जब वो सब काम धाम छोड़कर लाइन में लगे, तो फिर दिल का दौरा पड़ गया। अस्पताल ले जाने से पहले ही मौत हो गई। 9:30 पौने 10 बजे के करीब इनकी तबीयत घबराई और इनके साथी जो थे वो इन्हें लेकर के आ गए। और क्वार्टर में जब लेकर के आए तो डॉक्टर को बुलवाने गए इनके साथी, और वो इतने आए तो इतने अटैक हो गया, इनको मर गए बेचारे। आनंद के किसान बरकत मियां पहले से ही बीमार चल रहे थे, लेकिन पैसा चाहिए घर में, नहीं तो रोजी रोटी का जुगाड़ होगा कैसे? बावजूद इसके बैंक की लंबी कतार देखकर उन्होंने दिल तो थामा, लेकिन फिर भी याद आया परिवार का, तो फिर घंटों खड़े हो गए। अब घंटों खड़े हो गए और जिंदगी ने साथ वहीं छोड़ दिया। शरीर ने साथ नहीं दिया। घर लौटते ही दिल का दौरा पड़ा और फिर मौत हो गई। दरअसल देश की बैंकों और एटीएम के बाहर लगी इन लंबी कतारों में शामिल आम गरीब का दर्द यही, सब काम धाम छोड़कर 2 जून की रोटी के लिए पैसा चाहता है, और इस पैसे को चाहने के लिए उसे कोई मजदूरी नहीं करनी, और ना ही न्यूनतम मजदूरी चाहिए, बल्कि अपनी ही कमाई को बदलना है। लेकिन देश का सिस्टम ऐसा कि सरकार की तमाम कोशिशों के बाद भी पैसा मुहैया हो नहीं पा रहा। अपनी ही कमाई नोट में बदल नहीं पा रही, तो बच्चे, जवान, बुजुर्ग, महिलाएं सब काम धाम छोड़कर कतार में लगे हैं। कोई सुबह काम छोड़कर इस कतार में आकर खड़ा हो जाता है, तो कोई रात भर एटीएम के बाहर ही डेरा डाल लेता है, वहीं सो जाता है कि जैसे ही मशीन में पैसा डलेगा कुछ तो हाथ में आ जाएगा। हम भी पटरी पे बैठ गए। ऐसी सरकार ने पॉलिसी चली है तो कम से कम सहूलत तो रखे, बस यही हो रही है, पैसा खुला नहीं है, खाए कहाँ से? उधर गांव कस्बों में मजदूर किसान अलग परेशान, क्योंकि काम ठप पड़ चुका है और खाने के लिए पैसा नहीं। बुंदेलखंड के महोबा, बांदा, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर जिलों में इस बरस रबी की फसल से किसानों को बहुत उम्मीद थी। खेत पूरी तरह तैयार थे, अचानक नोट ही बंद हो गए। किसानों की तकदीर पर लगा ताला पड़ गया। बुआई के लिए किसान खाद बीज के लिए भटकने लगे, क्योंकि पुराने नोटों से कोई उन्हें न खाद देता न बीज। और फिर बैंकों की लंबी लंबी कतारों से किसानों को नए नोट मिल नहीं पा रहे। काम नहीं तो खेतीहर मजदूर को खाने के लाले पड़ गए। फसल हमारी पानी से नहीं मिली, अब खाद बीज से नहीं मिल रही, परेशान है किसान। नोट बदलो, नोट बदलो, नोट कहाँ से पाएं हम लोग? जो नोट है वही नोट है हमारे पास, हम कहाँ से लाएं? बैंक में जाते हैं सुबह से शाम तक, काउंटर में नहीं पहुँच पाते। खाद लेने गए थे तो कह रहे थे कि फोट करना ही है पहली बात तो, और दूसरी बात हम लोग को क्या करे, फोट कर तुम ही दो, तो कह रहे थे कि जाओ बुद्धि से
मोदी जी से बात करो। किसान दिन भर लाइन में खड़ा रहे तो यहाँ खेत बो नहीं सकते, पलेवा करना है या तो पलेवा बंद करे तो रुपया निकाले, और रुपया नहीं है तो खाद बीज नहीं खरीद सकता। खाद लेने जाओ तो वो कहते हैं कि 500 का नोट नहीं चल रहा है। इसलिए सबसे ज्यादा तकलीफ बुंदेलखंड के किसानों को है। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जिस अंदाज में नोटबंदी का ऐलान किया, लगा तो यही काला धन धारकों के बुरे दिन आ गए। लेकिन अभी का सच तो यही, परेशान आम आदमी है और एक भी काला धन धारक के मौत की खबर आई नहीं है। इस फेरिस्त को देख लीजिए और फिर प्रधानमंत्री को सुन लीजिए। आपके 500 रुपया पूरा का पूरा 500 का आपका हक है और सरकार आपको देने के लिए बंधी हुई है। पता नहीं लुटियंस की दिल्ली में कितने बैंक हैं, कितने एटीएम हैं। सरकार, कैबिनेट मिनिस्टर्स निकलते हैं, पार्लियामेंट तक जाते हैं। पार्लियामेंट में भी कतार लगी थी वहां पर। लेकिन सवाल इन सब का नहीं है राज्यसभा के सरोकार अपने होते क्या हैं। सवाल यह है कि जब आप एक बार संसद का हिस्सा बन जाते हैं तो इस देश से कट जाते हैं, चाहे जनता के वोट से पहुंचे हो। तो जनता का जिक्र होगा, और अगर राज्यसभा करोड़पतियों की भरमार से भरी होगी तो आप कौन सी आवाज सुनेंगे? ये राज्यसभा है, करोड़पति राज्यसभा। करोड़पति इसलिए क्योंकि 90% से ज्यादा राज्यसभा सदस्यों की संपत्ति करोड़ों में ही है। इसी राज्यसभा के 2 बार सदस्य विजय माल्या भी रह चुके हैं, और संयोग से उन्हें वोट भी हर राजनीतिक दल ने दिया, कांग्रेस हो या बीजेपी, डीएमके हो या एआईडीएमके। एक बार एक ने, दूसरी बार दूसरे ने वोट दिया। अरबपति माल्या कभी ये कहने से नहीं चुके कि राज्यसभा तक पहुंचने में उनके करोड़ों खप गए। तो लड़ेगा क्योंकि इतना कमजोर रहेगा, जीत ही नहीं पाएगा। चुनाव आयोग आपका कुछ भी नहीं करेगा। और पिछले दिनों आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में भी राज्यसभा पहुंचने के लिए कैसे लाखों करोड़ों का खेल होता है, यह भी हम सामने लेकर आए थे। अब मुझे अमाउंट बताइए जल्दी। देखिए कैंडिडेट पैसे तो मैं कहा अभी पार्टी चलाने के लिए 1 करोड़ रुपए का कराएंगे। 1 करोड़। तो करोड़ों का वारा न्यारा करके राज्यसभा पहुंचने का खेल हो या सत्ता भोगने का सुकून पाले कॉर्पोरेट से जुड़े तकरीबन 30% राज्यसभा सदस्यों का मिजाज। पहली बार राज्यसभा परेशान है जनता को लेकर। सड़क पर अपनी ही कमाई को लेकर परेशान जनता के दर्द, उसकी त्रासदी को राज्यसभा सदस्य समझ रहे हैं या कह रहे हैं, क्योंकि राज्यसभा कई मौकों पर बिल्कुल खाली ही दिखाई दी। जो कह रहे थे उनकी तादाद बेहद कम और दूसरे सुनने वाले कोई नहीं। लेकिन बावजूद इसके आंकड़ों का जिक्र जो राज्यसभा में किया गया, उसने दरअसल बतला दिया कि काले धन और भ्रष्टाचार पर नकेल कसने के लिए 500 और 1000 रुपए जो बंद किए गए वो कितना फ्रॉड है। हर सांसद के पास देश का कच्चा चिट्ठा है जो उसने जिक्र किया। ध्यान से सुनिए, 80% ग्रामीण जनता तक बैंक पहुंचा ही नहीं है। भूगोल के लिहाज से 93% ग्रामीण क्षेत्र में बैंक है ही नहीं। 125 करोड़ के देश में सिर्फ 2 करोड़ 60 लाख लोगों के पास बैंक के कार्ड हैं, यानी डेबिट और क्रेडिट कार्ड। 94 लाख नेट बैंकिंग से जुड़े हैं। 54 करोड़ जनता नकदी व्यवसाय से जुड़ी है, यानी बैंक के दायरे में वो नहीं आते, सरकार की नीतियों के दायरे में नहीं आते। कर्जदार उद्योगपतियों को माफ किया जा रहा है। फंड के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर पर रोक की कोई व्यवस्था हुई ही नहीं, यानी 26/11 के बाद आतंकी फंडिंग पर सिर्फ बात हुई। पॉलिटिक्स को करप्शन मुक्त बनाने पर सिर्फ बात हुई। कानून, टेक्नोलॉजी, सिस्टम सभी फेल है। और उन्हीं उद्योगपतियों को यह पैसा दिया जाएगा, आप देख लेना, लिख के ले लो मुझसे। तो फिर बिना तैयारी के एक रात में ही प्रधानमंत्री ने कैसे निर्णय ले लिया कि 500 और 1000 रुपए पर रोक लगा दी जाए? I mean, people can easily pass it off saying a तुगलकशाही। तो जिस अंदाज में रुपए बांटे जा रहे हैं, छापे जा रहे हैं, नए नोटों में भी नकली नोट इसी बीच समा गए हैं, यह भी राज्यसभा सदस्यों को पता है या उन्हें शक है। अपना सेक्रेटरी अगर ऐसा बयान करेगा तो अफरा तफरी देश में नहीं बचेगी। मतलब रंग निकलेगा तो असली नोट बोलते हैं। I cannot understand. रंग निकलेगा तो नोट असली। तो तरसते भारत को लेकर राज्यसभा की चिंता जायज है, चाहे वहां करोड़पति सदस्यों की भरमार क्यों ना हो।
लेकिन पहली बार सवाल यह भी कि संसद के सरोकार ही जब जनता से जुड़ नहीं रहे, सांसदों का अपना जीवन ही जब देश के 80% जनता से इतर हो चला है, तो फिर ऐसे में मेल होगा क्या? तो जनता को लेकर जो आज चर्चा राज्यसभा में हुई, क्या उसका कोई असर होगा या हुआ? और कल लोकसभा में जब चर्चा शुरू होगी या हंगामा होगा, तो क्या उसका असर कुछ होगा? क्योंकि चलती राज्यसभा में जब मायावती कहती है प्रधानमंत्री को तो राज्यसभा में होना चाहिए, तब प्रधानमंत्री दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस काउंसिल को पत्रकारिता के उसूलों का पाठ पढ़ा रहे थे। जी यकीनन राज्यसभा में कई बार कहा गया लोकसभा चल नहीं रही, प्रधानमंत्री को राज्यसभा में होना चाहिए, और मायावती तो खड़े होते ही बोली, और संयोग ऐसा जैसे ही कहा उन्होंने वैसे ही दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नजर आ गए विज्ञान भवन में। देख लीजिए, सुन लीजिए। इन्होंने जो ये फैसला बिना तैयारी के अधकच्चा व अपरिपक्व तरीके से लिया है। हालांकि प्रधानमंत्री जी इधर हाउस में मौजूद रहते तो अच्छा रहता। प्रेस काउंसिल 50 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं, लेकिन ये भी सही है कि इसमें बीच में कालखंड ऐसा भी आया था जबकि प्रेस काउंसिल को खत्म कर दिया गया था। जिक्र बार बार इमरजेंसी का हो रहा है, संकेत में बात हो रही है, लेकिन छोड़िए इसे, लोकतंत्र का अपना राग है, तो जरा इस राग को भी सुन लीजिए, जहां जिक्र राजनीतिक दलों के भीतर जो कैश लिया जाता है उसका कोई क्यों नहीं करता। जैसे जैसे सभी कंपनियां, सभी लोगों को आदत पड़े कि हम सभी को चेक से तनख्वाह दें, तो सीधा लाभ होगा तो गरीब मजदूर को होगा। This is literally a war on corruption and black. You have to decide on which side you are. Yes, it's a war. It's a war. It's a Mahayajna. You have to decide. तो एक मंत्री चाहते हैं सारे पेमेंट चेक से किए जाएं, तो दूसरे मंत्री कहते हैं ये काले धन के खिलाफ युद्ध है। और दोनों ही मंत्री ही नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी भी ये नहीं बताते कि तमाम राजनीतिक दल कैश में डोनेशन यानी चंदा लेते क्यों हैं। जी 2004, 2009, 2014 के लोकसभा चुनावों के वक्त राजनीतिक दलों ने 1039 करोड़ रुपए कैश में लिए चंदे के तौर पर। कुल 2355 करोड़ में से सिर्फ 1299 करोड़ 53 लाख रुपए ही चेक से लिए गए, बाकी सब कुछ कैश से। यानी 1000 करोड़ से ज्यादा का कैश किससे लिया गया, इसकी कोई जानकारी न चुनाव आयोग को दी गई, न ही सार्वजनिक की गई। और तो और इसी दौर में यानी 2004 से 2015 के बीच जो भी विधानसभा चुनाव हुए, उसमें शामिल तमाम राष्ट्रीय राजनीतिक दल और क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टियों ने चंदे में 2107 करोड़ रुपए कैश में लिए। यानी कुल 3367 करोड़ में से सिर्फ 1244 करोड़ 46 लाख रुपए ही चेक से राजनीतिक दलों के खाते में गए, बाकी सब कुछ कैश से। यानी हर महीने 125 करोड़ औसतन कैश राजनीतिक दलों को 2004 से चंदे के तौर पर लगातार मिल रहे हैं। लेकिन कोई पूछने वाला ही नहीं कि कैश दे कौन रहा है और कैश लिया क्यों जा रहा है, जबकि ईमानदारी का जिक्र कर काले धन पर नकेल कसने की बात कहने वाले राजनीतिक दल आज से इस बात का जिक्र नहीं कर रहे, 2004 से ही कर रहे हैं। Why don't all of us agree? We have been proposing, I'm tired of going on raising it, but I'll raise it. Agreed that corporate funding of all political parties will stop. Let the corporates fund. Let it go to the Election Commission, let it go to the Government of India. तो वामपंथियों को चंदा कम मिलता है, इसीलिए शायद आज राज्यसभा में इस बात का जिक्र हो गया। लेकिन सच तो यह भी है कि राज्यसभा में आज जब उद्योगपतियों के कर्जे को माफ करने का जिक्र आया, तो भी किसी राज्यसभा सदस्य ने नहीं कहा जो उद्योगपति बैंक से कर्ज लेकर लौटा नहीं रहे, उनसे राजनीतिक दल चंदा लेते क्यों हैं। वो गाजीपुर की रैली का क्रेडिट कार्ड से पेमेंट हुआ था, चेक से पेमेंट हुआ था, किसने पेमेंट करी? खूब वहां पे दहाड़ रहे हैं खड़े होकर। मुश्किल ये नहीं है, मुश्किल यह है कि जिन कॉरपोरेट उद्योगपतियों का चंदा राजनीतिक दलों के पास पहुंचता है, जब उसकी फेरिस्त देखिएगा और दूसरी तरफ फेरिस्त यह भी देखिएगा कि आखिर वो कौन है जिन्होंने बैंक से कर्ज लिया और लौटाया नहीं, वह भी वही है, तो माना क्या जाए।
राजनीति के दबाव में कर्ज दे दिया जाता है, चंदा राजनीति को करप्ट करने के लिए दिया जाता है। बहुत तेरे सवाल जहन में आ सकते हैं। मुश्किल है।